नमस्कार बच्चों। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मोल की गणना कैसे करनी है ना। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। पिछले वाले पार्ट में हम लोग मोल के 3 फॉर्मूले देखे थे। उन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित सवाल किस प्रकार के बनते हैं वो हम देखेंगे। आपको फॉर्मूले याद होंगे। एक था मोल बराबर दी गई मात्रा जो कि ग्राम में लेना है बटा मोलर द्रव्यमान, जिसको हमने कहा था अणुभार या फिर परमाणु भार। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था कणों की संख्या। ये कणों की संख्या हो सकता है, परमाणुओं की संख्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सॉरी परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या, बटा आवोगाद्रो संख्या Na। हमने कहा था कि ये दोनों फॉर्मूले मोल के लिए गैस को छोड़ के तीनों अवस्थाओं में लगेंगे। किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में लगेंगे, ठोस, द्रव, गैस। और जो मोल का तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था आयतन, मोल बराबर आयतन जो कि लीटर में लेना है और 1 एटीएम दाब और 273 केल्विन ताप पर बटा 22.4। और यही आयतन लीटर में हो और ये अवस्था एसटीपी हो जाए तो भाग देना होगा 22.7 से। और ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ गैसीय अवस्था के लिए लगेंगे, किसी भी पदार्थ के लिए गैसीय अवस्था में लगेंगे। ये वाला फॉर्मूला तीनों अवस्थाओं के लिए लगेगा। ये पहले पार्ट में ये बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये 1 एटीएम और 273 केल्विन के लिए 22.4 से भाग देते हैं। और यही अगर एसटीपी हो जाए, एसटीपी की अवस्था हम लोग जानते हैं 1 बार और 273 केल्विन ताप, है ना। हमने आपको बताया भी था कि 1 एटीएम और 1 बार में संबंध क्या होता है, एटीएम थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लिख लो। अब इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे उस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो पहला सवाल लिखो। पहला सवाल कह रहा है 46 ग्राम Na परमाणु, सोडियम परमाणु के लिए ज्ञात करो। सोडियम परमाणु की मात्रा दी गई है आपको 46 ग्राम। आपको निकालना क्या क्या है, मोल निकालना है, ग्राम परमाणु निकालना है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है, चलो सॉल्व करो। स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। बड़े अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। आपको जो दिया गया है, कहा है 46 ग्राम Na परमाणु, सोडियम परमाणु की मात्रा दी गई है आपको 46 ग्राम और निकालना है आपको, मोल निकालना है, ग्राम परमाणु निकालना है। परमाणु, इसको आप सीधा सीधा परमाणु भी बोल सकते हैं, परमाणु की संख्या या फिर परमाणु बोल दे, है ना, एक ही बात है। यहां पे हमने थोड़ा सा आपको क्लियर किया है, परमाणुओं की संख्या लिख के वो ऐसे पूछ सकता था। ग्राम परमाणु हो गया, परमाणु बता दो, ठीक है। इसको हटा देते हैं। परमाणु बोले या परमाणुओं की संख्या बोले एक ही बात है, मोल बोले मोल की संख्या बोले एक ही बात है, ग्राम परमाणु बोले ग्राम परमाणु की संख्या बोले एक ही बात है। तो अब देखो आपको दिया गया क्या है, सोडियम परमाणु की मात्रा दी गई है आपको 46 ग्राम और आपको निकालना क्या है,
मोल। आप जानते हो मोल का फॉर्मूला होता है दी गई मात्रा, जो कि आपको दी गई है 46 ग्राम, ग्राम में ही होना चाहिए, ये ग्राम में है, बटा Na का परमाणु भार सवाल में आपको दे देगा 30 होता है, तो आप निकालोगे तो कितना मिलेगा 2 मोल। पहला पार्ट हो गया। आपको मात्रा देकर मोल पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, मोल बराबर मात्रा बटा अणुभार। अब सॉरी यहाँ पे परमाणु भार क्यों, क्योंकि सोडियम परमाणु है इसलिए लिखेंगे हम लोग बटा में परमाणु भार। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में आपको निकालना है ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु। इसके लिए हमने नोट करके आपको लिखाया था कि ग्राम परमाणु बोले या मोल बोले एक ही बात है परमाणुओं के लिए। तो ये ग्राम परमाणु बोल रहा है, ग्राम परमाणु का मतलब क्या है, मोल, और मोल आप निकाल चुके हो 2। ठीक है। तीसरा पार्ट, परमाणुओं की संख्या निकालनी है आपको, मात्रा दी गई है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है आपको। तो आप ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले एक साथ लगा दो, मोल बराबर दी गई मात्रा बटा परमाणु भार। यहां पे परमाणु भार हम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि परमाणु के लिए मोल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बराबर कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। कणों की संख्या के बजाय यहां पे लिखेंगे हम लोग परमाणुओं की संख्या। क्यों, क्योंकि मोल का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग परमाणु के लिए, तो परमाणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। परमाणुओं की संख्या को n मान लो आप। अब देखो इस फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को एक साथ लगा दिया है, तो मोल बराबर मात्रा बटा परमाणु भार बराबर परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पे मात्रा पता है आपको, परमाणु भार पता है, परमाणुओं की संख्या निकालना है, अवोगाद्रो संख्या पता है। या फिर इस वाले पार्ट में आप सॉल्व कर चुके हो, आप मोल का मान निकाल चुके हो, तो सीधा लगाओ मोल बराबर परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, कर लो कॉपी। परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो n का वैल्यू यहां से कितना मिला 2Na। Na का वैल्यू लिख दो 6.023 गुणे 10 की घात 23। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, परमाणुओं की संख्या। दोबारा इतना मिल गया। अब इसको चाहे एक पॉइंट यहाँ पे ला दो दशमलव को, अब इधर लाओगे तो ये पावर बढ़ जाएगी। इतना परमाणु होगा 46 ग्राम सोडियम में। कर लो कॉपी, पॉज करो, कॉपी करो। एकदम बेसिक से है ये, जब मात्रा दी जाए तो आपको निकालना है। छोटे छोटे जितने टाइप के सवाल संभव होंगे सारे कराए जाएंगे। अगला एग्जाम्पल लिखो आप। आपको मोल बताना है, मोल बोले या फिर ग्राम परमाणु बोले। अभी परमाणुओं की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए अभी अणु की बात करूंगा तो मोल या फिर ग्राम अणु का मतलब एक ही हो जाएगा। तो अब आपको कई वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपको 8 ग्राम हीलियम दिया गया है ना, हीलियम परमाणु। और क्या दिया गया है, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन परमाणु दिया गया है। इतना AMU सोडियम परमाणु दिया गया है। और इतना ही कर लो, पॉज करके आंसर निकालो। आपको मोल की संख्या निकालनी है,
तो अब इसके लिए मोल का फॉर्मूला लगाओ आप। मोल बराबर दी गई मात्रा बटा परमाणु भार। क्यों? क्योंकि ये परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां से जो मोल निकलेगा आपको 8 ग्राम है। अब हीलियम का आपको क्या लिखना है यहाँ पे? परमाणु भार। आप जानते हो 4 होता है। अब इस वाले पार्ट के लिए अगर मोल निकालो या फिर ग्राम परमाणु निकालो तो कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन। परमाणु की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखो फॉर्मूला हमने क्या देखा था? मोल बराबर दी गई मात्रा ग्राम में, और ये मात्रा दी गई है अपने को किलोग्राम में, इसलिए इस किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। अब ये सही है। इतना मोल मिल गया आपको। अभी इस वाले पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में आपको मोल निकालना है। दी गई मात्रा एएमयू में है 69 एएमयू, तो 69 बटा इसका परमाणु भार 23 होता है। अभी आप काट दो अगर सीधा सीधा तो 3 आ रहा है, तो 3 मोल इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दी गई मात्रा एएमयू में है, और जो फॉर्मूला होता है उसमें दी गई मात्रा काहे में रखते हैं हम लोग? ग्राम में। तो ये जो एएमयू में मात्रा दी गई है आपको, इस एएमयू को पहले बदलना होगा आपको ग्राम में। ध्यान रखना इसको 69 यू भी लिख सकता है। एएमयू या फिर यू एक ही बात होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई है ये। तो अब यहाँ पे हम मोल की गणना कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पहले एएमयू को आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। और एक नोट लिखा था आपने, एक एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। इसको आप सॉल्व किए थे तो याद आ करो कितना आया था? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। या फिर अगर ग्राम में ही लिखना है, कहाँ लिख दें? यहीं पे लिख देते हैं 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 24 किलोग्राम। याद करो ये प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आता है एक एएमयू का मान, है ना? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि उन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो अब ये याद रखना है आपको। तो अब इस एएमयू को आपने क्या किया? ग्राम में बदला। तो 69 एएमयू और एएमयू की जगह 1/Na ग्राम रख दो। अब ये बदल गया, ये हो गया 69 बटा Na, ये हो गया 69 ग्राम, और ये 23 था ही। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/Na, ये आपका आंसर है। और 1/Na, ये 1/Na ग्राम को ही तो हमने सॉल्व किया था इतना, तो चाहे वैल्यू रख दो। ये 3 इंटू ये 1/Na ग्राम को ही सॉल्व किया था तो इतना मिला था 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 24 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, यही अपना आंसर होगा। ठीक है? तो जब मात्रा दी जाए तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि दी गई मात्रा जो है किसमें है। किसी भी मात्रक में हो उसको हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है? कर लिया कॉपी? चलो अगला उदाहरण करते हैं। आपको दिया गया है मान लो 200 ग्राम CaCO3। ठीक है? एक सैंपल लिया गया, एक नमूना है जिसमें 200 ग्राम CaCO3 है। आपको निकालना क्या है? ग्राम अणु। ग्राम अणु बोले या ग्राम अणुओं की संख्या बोले एक ही बात है। दूसरी बात मोल भी निकाल लो। तीसरा क्या निकालना है आपको? अणु निकालना है। अणु मतलब अणुओं की संख्या निकालनी है आपको। ठीक है? और इसी में एक पार्ट दे दे, यहीं पर दे दें। चलो यहीं पे कर लो, फिर आगे भी किया जाएगा उसको। परमाणु भी निकालना है आपको। परमाणु मतलब परमाणुओं की संख्या निकालनी है। अगला पार्ट, चलो इसको थोड़ा सा इस सवाल को बड़ा कर देते हैं, कई सारी चीजें निकाल देते हैं, नहीं छोड़ो, अगले न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे, है ना? भी यहाँ पे बेसिक्स चल रहा है।
तो ये 200 ग्राम जो सैंपल लिया गया है CaCO3 का, इसमें आपको ग्राम अणु निकालना है, मोल निकालना है, अणु निकालना है, अणु मतलब अणुओं की संख्या निकालनी है, और परमाणु मतलब परमाणुओं की संख्या निकालनी है। कुल परमाणु, कुल अणु, कुल मोल, ऑफकोर्स कुल ही निकालना है आपको। तो पॉज करके आप ट्राई करो। आपने फॉर्मूला देखा, मोल बराबर होता है मात्रा, मात्रा आपको ग्राम में लेना होगा बटा अणुभार। अब इस बार हम बटा में अणुभार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मोल की गणना करने वाले हैं एक अणु के लिए। CaCO3 एक अणु है, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग अणुभार लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अणुओं की संख्या। मोल के दो फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं हम लोग, बटा अवोगाद्रो संख्या। याद करो जो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे कणों की संख्या, और हमने कहा कि ये कण अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। तो जब हम मोल का फॉर्मूला परमाणुओं के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या लिखेंगे बटा अवोगाद्रो संख्या, और यहाँ परमाणु की दी गई मात्रा बटा परमाणु भार लिखेंगे। अब जब हम मोल लगाएंगे किसी अणु के लिए, तो उस अणु की मात्रा बटा अणु का अणुभार बराबर यही मोल होगा अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ध्यान रखना, इस वाले पार्ट में हमने परमाणुओं की संख्या भी पूछा है, आपको दुविधा हो इसीलिए, हो सकता है आप डाउट में आ जाओ कि अणुओं की संख्या के बजाय यहां परमाणुओं की संख्या लिख दो। इसको तीसरा पार्ट बना लो चाहे, फिर चौथा पार्ट इसको करो, है ना। पहले आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो मोल निकालने के बाद आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो आप डाउट में आ सकते हो कि मोल बराबर ये फॉर्मूला लगा दो, परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर मोल आप अणु का निकाल रहे हो, अणु के लिए मोल का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या लिखेंगे, और यही मोल का फॉर्मूला यदि परमाणु के लिए लगाओगे तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गए। चलो अब सॉल्व करते हैं। हमने आपको क्या कहा कि ग्राम, अणु और मोल एक ही बात है। जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा आपको कि ग्राम परमाणु बोले या फिर मोल बोले एक ही बात है, ये परमाणु के लिए, और यदि अणु आ गया तो मोल का ही मतलब हो जाएगा ग्राम अणु, मतलब ग्राम अणु या फिर मोल एक ही बात है। अभी हम जब आयन की बात करेंगे तो वहां पे एक नया शब्द ग्राम आयन भी आ सकता है, तो ग्राम आयन बोले या मोल बोले एक ही बात है। अब ये मत समझना कि ये ग्राम अणु ग्राम आयन के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अणु हम निकालेंगे अणु के लिए और यहाँ पे आयन के लिए, तो ये आपस में तो बराबर नहीं होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना। हमने एक लाइन में ही लिख दिया है, समझ रहे हो आप। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब पहला पार्ट है ग्राम अणु निकालना, दूसरा पार्ट है मोल निकालना, मतलब इन दोनों पार्ट में ही अपने को मोल निकालना है। क्लियर है, चलो मोल निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, और पहला और दूसरा पार्ट जो है दोनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि मोल बोले या फिर ग्राम अणु बोले एक ही मतलब है। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई मात्रा ग्राम में, ध्यान रखना यहाँ पे ग्राम में ही दिया गया है तो लिख दो। अगर ये AMU या U या फिर kg मिली किसी भी अन्य इकाई में होता तो पहले इसको ग्राम में बदलते, है ना। एक एग्जांपल हम कर चुके हैं। बटा इसका अणुभार आप निकालोगे कितना आएगा, 100। अब आ गया मोल अपने पास, तो कर लो कॉपी, सिंपल है ये, कर लिया, पॉज करके कर लिया करो। अब मोल हम निकाल चुके हैं, तो अब मोल बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम लोग लगाएंगे तीसरे वाले पार्ट के लिए। चलो तीसरे वाले पार्ट के लिए हम सॉल्व करना शुरू किए। अब आप यहाँ पे ये मत लिखना कि मोल बराबर परमाणुओं की संख्या, क्योंकि ध्यान रखो तीसरे वाले पार्ट में ही हमने परमाणुओं की संख्या पूछ ली है आपसे, या फिर पार्ट तो छोड़ो, पार्ट को छोड़ो, इतना ग्राम देके सीधा परमाणुओं की संख्या पूछता, तो आप ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ये जो मोल अभी लिखोगे आप 2, ये मोल किसका निकाले हुआ, अणु का, CaCO3 का। और अगर मोल अणु के लिए लिख रहे हो तो यहां पे लिखोगे आप अणुओं की संख्या।
ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना। अब ये फॉर्मूला आपका सही हो गया। तो मोल आप 2 निकाल चुके हो, अणुओं की संख्या को हमने n मान लिया और अवोगाद्रो संख्या आपको पता है, तो n का वैल्यू कितना मिल गया आपको 2Na। Na का वैल्यू रख देना आप और सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया अणुओं की संख्या। ध्यान रखना ये n क्या है, अणुओं की संख्या। ये तीसरे वाले पार्ट का आंसर नहीं है, ये चौथे वाले पार्ट का आंसर है, अणुओं की संख्या। अब अभी हम तीसरा वाला पार्ट ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये सॉल्व हो गया चौथा पार्ट। ये है अपना आंसर चौथे पार्ट का। अभी इसी के आगे हम तीसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इतना कॉपी करो। अणुओं की संख्या निकाल चुके हैं हम लोग, कितना आया 2Na। अपने को निकालना है परमाणुओं की संख्या। अब हमको ये बताओ आप कि अगर CaCO3 का एक अणु होता, अगर CaCO3 का एक अणु होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं परमाणुकता किसी भी अणु के लिए, है ना। तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है जब ये एक अणु है? एक परमाणु Ca का, कैल्शियम का, एक कार्बन का और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो टोटल कितना हुआ 1 2 और 3 5। तो अगर एक अणु CaCO3 होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती 5। ये आप लिख सकते हो क्योंकि CaCO3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर 5। बात समझ में आ गई? ये तो एक अणु में है परमाणुओं की संख्या, लेकिन अपने पास कुल कितने अणु हैं? अभी पीछे सॉल्व किए थे हम लोग, 2Na अणु आया था। तो अगर CaCO3 का एक अणु होता तो परमाणुओं की संख्या होती 5, लेकिन यहां पे अणु कितने हैं 2Na। क्योंकि जो सैंपल लिया गया है वो है 200 ग्राम का, और 200 ग्राम में आपको निकालना है परमाणुओं की संख्या। तो 200 ग्राम से हमने निकाला अणुओं की संख्या, तो 200 ग्राम में अणुओं की संख्या थी इतनी, और हम ये जान रहे हैं कि एक अणु होता तो परमाणुओं की संख्या थी 5, तो इतने अणु में परमाणुओं की संख्या एक नियम से लगा लो 2Na। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 × 2Na। एक नियम आप जानते हो कितना हुआ 10Na। Na का मान रख के आप सॉल्व कर सकते हो। कर लो कॉपी। पॉज करो, जल्दी से कॉपी करो। कर लिए, आगे बढ़े। ध्यान रखना ये परमाणुओं की संख्या हम निकाल रहे हैं। अभी इस टाइप के सवाल एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। आगे हमको इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है, तो इस टाइप के सवाल एक बार हम फिर से देखेंगे, है ना। अभी एक बेसिक और देख लें, आयतन से संबंधित बेसिक वाले सवाल, है ना, फिर मिक्स कर देंगे। एक उदाहरण है आपके सामने, आपको क्या करना है, कई सारे सैंपल लिए गए हैं एक साथ, है ना। चलो अलग अलग ही करते हैं। 22 इतना लीटर CO2 गैस ले लो, और ये गैस जो ली गई है 1 ATM और 273 केल्विन ताप पर ये सैंपल लिया गया है। CO2 गैस का एक सैंपल है, 11.2 लीटर है, इस कंडीशन पे ली गई है। आपको बताना क्या है, मोल बता दो, ग्राम अणु बता दो, और क्या बताओगे,
अणुओं की संख्या भी बता दो। चलो परमाणुओं की संख्या भी बता दो। पॉज करके ट्राई मारो। है ना, जिससे दूसरा सवाल, जिससे ये सवाल हो जाए, वो दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, करे हो। इसी का दूसरा सवाल करें। अमोनिया गैस ले लो आप, ये ले लो एसटीपी पर, ठीक है। और इस नमूने के लिए भी, सैंपल के लिए भी आपको यही सारी चीजें निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं, ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। 11.2 लीटर आप लिए हो CO2 गैस को 1 ATM और 273 केल्विन की कंडीशन में आप लिए हो, तो आपको निकालना है मोल और ग्राम अणु, है ना। अब तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि मोल बोले या फिर ग्राम अणु बोले एक ही बात है। तो पहला और दूसरे का आंसर सेम ही होगा। हम मोल की बात कर लें। मोल बराबर, जब आपको किसी गैस के लिए आयतन दिया जाए तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, आयतन। खास बात कि वो आयतन लीटर में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लीटर में ही दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। बटा 22.4, 22.4 हम कब करते हैं, 1 ATM और 273 केल्विन पर, और यही अवस्था दी गई है, मतलब यही वाला फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू रखो आप बस। ये आयतन दिया गया है 11.2, लीटर में ही दिया गया है। अगर ये लीटर में ना दिया जाता तो लीटर में इसको बदलते, बटा 22.4। तो आप देख रहे होगे ये 2 बार जाएगा, तो 1/2 या फिर 0.5। तो मोल निकाल लिए आप या फिर ग्राम अणु निकाल लिए, कितना मिला आपको, 0.5। आगे बढ़े, तीसरे वाले पार्ट में आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। तो अब ये जो मोल निकाले हैं हम एक अणु के लिए निकाले हैं, तो मोल बराबर फॉर्मूला वही लगेगा, अणुओं की संख्या। ध्यान रखना ये n क्या है अपना, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पे हमने मोल बराबर परमाणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो मोल है ये एक अणु के लिए। अब मोल अगर एक अणु का आया है तो यहाँ पे अणुओं की संख्या ही लिखेंगे। मोल आपको पता है 0.5 बराबर n, n क्या है, अणुओं की संख्या, ध्यान रखना। तो यहां से जो n मिलेगा वो मिलेगा 0.5 इंटू Na का मान रख के आप गुणा कर सकते हो, वही आपका आंसर होगा। ये तीसरा वाला पार्ट था, ये n क्या है, अणुओं की संख्या। कर लो कॉपी, कर लिया, आगे बढ़े। अब देखो आपको अगले वाले पार्ट में निकालना क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या अब निकाल लोगे आप। एक अणु होता अगर CO2 का एक अणु, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, मतलब 3। अगर एक अणु CO3 होता, CO2 सॉरी, अगर एक अणु CO2 का होता तो परमाणुओं की संख्या होती 3, लेकिन अपने पास इतने अणु हैं, तो निकाल लोगे आप। बड़े सिंपल से सवाल हैं, ये तो फंडामेंटल चैप्टर है यार, कोई कठिन नहीं है ना। इसमें फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, सब याद रहेगा, तो फॉर्मूले क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि CO2 के एक अणु में, ये पूरा लिखते चलना है ना, नोट्स आपका अच्छे से बनना चाहिए। एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी थी, एक। तो आपके पास अणु कितने हैं, 0.5 इंटू Na, तो इतने पर अणु में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, कर दो गुणा,
ये 3 × 5 = 15 मतलब 1.5 Na आ गया। Na का वैल्यू रखना और सॉल्व करना। कर लो अभी, कर लिया। इस वाले सवाल को सॉल्व करो, सेम सवाल है, बस कैलकुलेशन आपको करना है ना। आपके नोट्स में सारे टाइप के सवाल बन जाएं, हो जाएं, इसीलिए कराया जा रहा है। बाकी ये बड़े सस्ते से सवाल है ना। आ जाओ इधर। अब इस सैंपल में 45.4 लीटर अमोनिया गैस ली गई है एसटीपी पर। मोल बता दो, मोल या फिर ग्राम अणु कितना होगा। ये है आयतन, लीटर में ही दिया गया है, लीटर में रखना होता है, बटा। अब यहाँ पे समस्या ये अब होगी कि 22.4 रखें कि 22.7 रखें। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, अगर स्टेपी स्पेशली बोल रहा है तो आपको क्या रखना है, 22.7। यही अवस्था है 1 बार 273 केल्विन की। एसटीपी के बजाय वो लिख देता 1 बार और 273 केल्विन। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2 बार कट रहा है, मोल आ गया 2। अब मोल बराबर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ये है अणुओं की संख्या, ध्यान रखना। अब यहां से क्या हो जाएगा, n बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोल आपको 2 पता है, Na का वैल्यू रखना। अब अगले वाले पार्ट में आपको n डैश निकालना है। n डैश क्या है अपना, परमाणुओं की संख्या। n डैश क्या है, परमाणुओं की संख्या। इस बार सीधा सीधा लिखते हैं। अब अगर एक अणु होता अमोनिया का, अगर अमोनिया का एक अणु होता तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 4। ये 1 और ये 3, 4। तो ये तो 4 होता, किसमें, एक अणु होता। तो इतने अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या है, इसी का मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक से एक नियम कर लो कॉपी, है ना। सस्ते सस्ते सवाल। अगला एग्जाम्पल कर लो, छोटा सा कर लो। उतना ही ले लो, है ना। 44 ग्राम CO2 गैस ले लो और इसका निकालना है आपको क्या, 44 ग्राम CO2 गैस का आयतन निकालना है। कब निकालना है, 2 ATM दाब पर और 273 केल्विन दाब पर। इसको पॉज करके ट्राई करो। कर लिए कॉपी। अब आ जाओ, आंसर आ गया होगा कुछ लोगों का। अब देखो यहाँ पे CO2 गैस का आयतन निकालना है आपको। ग्राम दिया गया है, ग्राम दिया गया है, आयतन निकालना है। कुछ जिनको फॉर्मूला याद होगा कि मोल बराबर होता है मात्रा बटा अणुभार, क्योंकि यहाँ पे CO2 अणु है, बराबर आयतन, V फॉर आयतन, वैल्यूम लीटर में, बटा 22.4 या फिर 22.7, है ना। जनरली यही याद करते हैं, आप भी यही याद कर लो। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मात्रा दिया गया है, अणुभार निकाल लेंगे, ये पता है, यहाँ से वैल्यूम निकाल लेंगे, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है 1 ATM 273 केल्विन पर है।
ये फॉर्मूला कहाँ पे है, एक एटीएम 273 केल्विन के लिए। सवाल अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि ये जो आयतन निकालना है आपको, ये 2 एटीएम और 273 केल्विन पे निकालना है, एक एटीएम और 273 केल्विन पे नहीं निकालना है। अगर ये एक एटीएम 273 केल्विन पर निकालना होता तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते थे। मात्रा लिखते, अणुभार 44 होता है, चलो मात्रा लिख दूं 44, ग्राम में ही दिया गया है, अणुभार भी 44, आयतन आप निकालते 22.4, बड़ा खुश होते, यहाँ से जो आयतन मिलता वो मिलता 22.4 लीटर में, है ना। और पहले विकल्प में यही आपको आंसर मिल भी जाता, आप टिक करते, खुश हो जाते। लेकिन +4 की बजाय आपको -1 मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा। इस सवाल में यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि जो आयतन निकालना है वो 2 एटीएम और 273 केल्विन पे निकालना है। आपने जो फॉर्मूला लगाया एक एटीएम 273 केल्विन के लिए, तो ये आंसर आपका गलत है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही समझो। अब इसको निकालेंगे कैसे ये देखते हैं। गैसियस स्टेट आपने पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उसको अब याद आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आगे पढ़ लेंगे। 2 एटीएम और 273 केल्विन ताप पे याद करो। पीवी बराबर NERT पढ़ा है आपने, है ना। आप सवाल में आपको R दिया भी जाएगा 0.08 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, है ना। इसी को हम लोग 1/12 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब वहां पे R हम लोग पढ़ रहे थे तो R की कई वैल्यू थी, वो मात्रक के हिसाब से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे PV बराबर NRT आप लगाओगे, क्यों लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, चूंकि दाब 2 एटीएम है, एक एटीएम नहीं है। अगर एक बार होता 2 केल्विन हो, 273 केल्विन होता तो हम लोग 22.7 वाला फॉर्मूला लगाते। P प्रेशर, आपको 2 एटीएम, ज्यादा बात ना करते हुए चालू कर देते हैं। मोल तो आप फुल फॉर्मूला लगाओगे ही ना, मोल बराबर मात्रा बटा अणुभार, मात्रा ग्राम में होना चाहिए। क्या इस मोल वाले फॉर्मूले के सामने मैंने कहीं लिखा था कि STP के लिए है या इस कंडीशन के लिए है, ताप और दाब ये कंडीशन में होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, मात्रा दिखे ग्राम में, अणुभार दिखे लगा दो। तो मोल कैसे निकालोगे, ये 44, ये ग्राम में दी गई मात्रा, अणुभार आप 44 CO2 का निकाल लेना होता है। R का वैल्यू 1/12 रख दे, 1/12 या फिर इतना। अब यहाँ पे हमने यही मान क्यों रखा, क्योंकि मात्रक देख लो आप, एटीएम केल्विन मोल लीटर आएगा इसलिए, है ना। अब यहाँ पे R रख दिया, T 273 केल्विन पर ही है। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो पहले केल्विन में बदलते हैं हम लोग, है ना। अब सॉल्व कर लो, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 से इसमें भाग दोगे तो अब ये लीटर में आएगा, तो 2 × 12, 6 से भाग दो, 6 × 4 = 24, 3 6 × 5 = 30, 3 6 × 5 = 30, इतना लीटर, यही आपका आंसर है। तो इस सवाल को ध्यान रखना, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सवाल को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, देखने के बाद, ठीक है। कर लो कॉपी, कर लिया, अच्छा किया। इस पार्ट में एकदम बेसिक से छोटे छोटे सवाल करेंगे, आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक एक फॉर्मूला पहले फील हो जाए, है ना। चलो और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ सिंपल 1-2 ले लेते हैं। 312 312 1 13, इतना ग्राम CO2 गैस ले लिया हमने, ठीक है। और 200 किलोग्राम ले लिया हमने CaCO3। आपको निकालना क्या क्या है, ग्राम अणु निकालना है और अणु निकालना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ग्राम अणु निकालना है और अणु निकालना है। कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बाकी सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का पीछे कर भी चुके हैं, है ना। कर लिया, सस्ता सा सवाल है यार।
ग्राम अणु मतलब क्या, मोल। अब मोल का फॉर्मूला लगाओगे तो इसके लिए मोल कितना मिलेगा 132, ये है द्रव्यमान, ग्राम में ही है, बटा इसका अणुभार 44, 3 बार जा रहा है ना, 3×12 3×12 13, तो मोल कितना मिलेगा अपने को, ग्राम अणु या फिर मोल। अब अणु कितना मिलेगा, अब यही मोल बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे, अणुओं की संख्या बटा होगा दो संख्या, तो n क्या होगा 3 गुणा करो उसका तो 3Na मिल जाएगा। सिंपल सा सवाल है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो यहाँ पे ग्राम अणु बोले या फिर मोल बोले एक ही बात है, ये 200/100, क्या सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि दी गई मात्रा किलोग्राम में है यहाँ पे, और फॉर्मूले में लिखते हैं ग्राम में, तो इसको पहले काहे में बदलोगे ग्राम में, तो ये कितना मिलेगा आपको 2 × 10⁻3। अब यहाँ पे अणु निकालना है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा 2 × 10⁻3 × Na। अब देखो इतने सवाल प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको एक एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिखो फॉर्मूला, अणुओं की संख्या बराबर मोल × Na, ऐसे ही तो लिखोगे यार, क्यों, क्योंकि मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा Na, तो क्या बार बार लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है छोटी मोटी, और एक फार्मूला क्या, मोल बराबर दी गई मात्रा बटा अणुभार। अब यहीं पे अगर मान लो हम परमाणुओं की संख्या भी पूछते हैं इसी वाले पार्ट में किसी एक में, तो अब क्या निकालते, अब ये तो नहीं लिखना है कि एक अणु में इतने परमाणु तो इतने अणु में कितने परमाणु, सीधा सीधा लिखो एक फार्मूला, तो ये याद कर लो आप, याद हो गया। अब अगर परमाणुओं की कुल संख्या पूछे किसी अणु के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले क्या निकालो कुल अणुओं की संख्या, फिर उससे गुणा काहे कर दो परमाणुकता से। अरे बोलो यार, CO2 की अगर हम बात करें तो अभी CO2 का ही निकाले हैं ना, तो चलो मोल तो अपने को पता चल गया, अणुओं की संख्या भी पता चल गई। अब एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 2 3, और यही तो है अपना क्या परमाणुकता, परमाणुकता यही तो है। तो अब परमाणुओं की संख्या सीधा सीधा क्या n मतलब क्या अणुओं की संख्या 2Na 3Na आया था, इनटू ये परमाणुकता कितना है ना। तो अभी आप 2-4 क्वेश्चन किए, थोड़े से बड़े हो गए तो क्या डायरेक्ट लिखना है ना, ऐसा तो है नहीं अभी एक एक स्टेप लिखोगे कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या है 3, तो इसलिए इतने अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर इतना इनटू इतना। अब सीधा लिखो, अणुओं की संख्या पता चल गई आपको, तो परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या गुणे परमाणुकता, ये है कुल अणुओं की संख्या, ये है कुल परमाणु, एक अणु में परमाणुओं की संख्या। समझ में आ गया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जस्ट था, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा था, लिख लेना वो फॉर्मूला। अभी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो यही छोटे छोटे सवाल बनते हैं ना, ज्यादा कठिन सवाल नहीं बनते हैं। नीट में तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि आप क्या बोलते हैं बिना पेन उठाए भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कोई एक सैंपल ले लो, कैलकुलेशन देख लो। हम ऐसा सवाल ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आपको ज्यादा ना हो, अभी हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। 200 ग्राम CaCO3 एक सैंपल लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम का, उसमें आपको निकालना क्या है, आप मोल निकाल लोगे अणुओं की संख्या भी निकाल लोगे, परमाणुओं की संख्या भी निकाल लोगे। चलो परमाणु से ही शुरू करते हैं, आप परमाणु निकाल लो। ये परमाणु मतलब ये कुल परमाणुओं की बात कर रहा है, परमाणुओं की संख्या बोले या कुल परमाणुओं की संख्या बोले एक ही बात है। अब आपको निकालना है Ca के कुल परमाणु, कैल्शियम के कुल परमाणुओं की संख्या भी आपको निकालनी है। एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अगला कार्बन के कुल परमाणु भी निकालना है आपको, अगला ऑक्सीजन के कुल परमाणु भी निकालने हैं आपको, अगला पार्ट कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है आपको, अगला कुल प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है आपको, और लास्ट में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल दो। सवाल समझ में आ गया आपको। एक सैंपल लिया गया है, आपको इतनी सारी चीजें निकालनी है, पॉज करो, ट्राई मारो, कैलकुलेट करो। ये तो आप निकाल ही लोगे, ये तो हम पीछे कर चुके हैं। अब अगर इतना आपको फील के साथ आप पढ़े होगे कॉन्सेप्ट, तो सारी चीजें निकाल लो, नहीं तो फिर यहां आ जाओ। इसको हटाते हैं,
अब देखो आपने निकालना क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो अब भैया देखो, अब एक एक स्टेप ना लिखो, है ना, थोड़ा बड़े हो गए हो, 3-4 सवाल लगा लिया है, तो अब डायरेक्ट लिखे हो, क्या लिखोगे डायरेक्ट, परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या को चलो n मान लेते हैं। परमाणुओं की संख्या क्या होगा फॉर्मूला, अणुओं की संख्या इंटू परमाणुकता। परमाणुकता या फिर परमाणुकता की परिभाषा पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या। तो अब ये इसके लिए फॉर्मूला भी चलो हम तो लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं चाहिए, आप सीधा कैलकुलेट करो। बात समझ में आई। अरे भैया मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा होगा दो संख्या, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मोल। अब मोल के निकालने के लिए भी आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, चलो हम लिख भी देते हैं। अणुभार क्यों लिखा, परमाणु भार काहे नहीं लिखा, क्योंकि ये एक अणु है, तभी तो यहाँ पे अणुओं की संख्या लिखा। अगर परमाणु की बात कर रहे होते तो परमाणु की संख्या लिखते, यहाँ पे परमाणु भार लिखते। ये बातें आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि बहुत बार की जा चुकी हैं परमाणुकता, और ये बातें बहुत बार इसीलिए की गई है ताकि आपको याद हो जाए। अगर ये किलोग्राम में होता तो इसको ग्राम में बदलते, इसका अणुभार 100 होता है, निकाल सकते हो आप, इंटू Na इंटू परमाणुओं की संख्या, वही है परमाणुकता, एक अणु में परमाणुओं की संख्या, 1 2 और 2 5, 2 और 3 5, साल भर लो, ये 2 जाएगा और 2 पंचे 10, 10। आप ये डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे, आपको इतना कुछ ये नहीं लिखना, ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको ये लिखना नहीं है, आप सीधा लिखोगे परमाणुओं की संख्या। अच्छा रुको बताते हैं, एक लाइन में लिख दो बस, परमाणु की संख्या मोल इंटू परमाणुकता, सॉरी अणु इंटू परमाणुकता, अणु के लिए मोल इंटू Na, और मोल के लिए दी गई मात्रा बटा अणुभार। कर लिए, एक पार्ट अभी सॉल्व किया है आपने, अभी तो परमाणुओं की संख्या ही निकाल ली। कॉपी कर लो, फिर हटाते हैं इसको। 10 Na आया है आपके पास, परमाणुओं की संख्या निकाल लिए आप। अब आपको ये जो अणु है कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, उन सभी परमाणुओं की आपको संख्या निकालनी है, और लाइट कट चुकी है। चलो शुरू करते हैं, है ना, फिक्स नहीं है यार, वही तो प्रॉब्लम है ना। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुल परमाणुओं की संख्या निकाल चुके हैं, ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या हमने निकाल ली। अब हमको निकालना है कैल्शियम के कुल परमाणुओं की संख्या, फिर कार्बन के कुल परमाणुओं की संख्या, फिर ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या। तो कैसे सोचोगे आप, सोचो। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो अगर CaCO3 का एक अणु होता, अगर CaCO3 का एक अणु होता तो कैल्शियम के कितने परमाणु होते, एक। बात समझ में आ रही है, तो लिख लो आप, CaCO3 के एक अणु में क्या हो रहा है यार, CaCO3 के एक अणु में Ca मतलब कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या कितनी, एक। अगर इसका एक अणु होता तो इसके परमाणुओं की संख्या, कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या एक होती, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कितने अणु हैं, अभी हमने अणु निकाला था ना इसके लिए, तो इसके लिए कितना अणु आया था, अणु बराबर मोल आया था, मोल इंटू Na, तो अणुओं की संख्या यहां से कितनी आ गई, 2Na।
परमाणुओं की संख्या 5Na आई थी, अणुओं की संख्या कितनी आई 2Na। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसका एक अणु होता तो Ca के परमाणुओं की संख्या एक, अणु कितना है 2Na, तो 2Na में निकाल लो। सिंपल सा ऐकिक नियम है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यही अपना आंसर होगा। Na का मान रख के सॉल्व कर देना। बात समझ में आई? ऐसे निकालना है क्या, उस अणु में जो परमाणु दिए गए हैं, जो तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या ऐसे निकालना है। यहाँ भी एक एक नियम चलेगा, इसको कॉपी कर लो। कर लिया? अब हम लोग कार्बन की बात कर लें, अब हम इसी में करेंगे, आप अलग से लिखना। अगर CaCO3 का एक अणु होता तो कार्बन के परमाणु कितने होते, एक। यहाँ भी तो कुल अणु कितना है CaCO3 का 2Na, तो 2Na में एक का गुणा कर दो, यहाँ भी वही आएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक पहले कुल अणुओं की संख्या निकाल लो, कुल अणुओं की संख्या आ गई, फिर एक अणु में देख लो कितने परमाणु हैं, तो जितने अणु आए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन की बात कर लें। अगर CaCO3 का एक अणु होता तो उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते, 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते, 3। एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते, तो इतने अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 3 का गुणा कर दो। सिंपल सा कर लो। तो आप ये देख रहे होंगे कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, चीजों को याद करते जाएंगे। कर लिया कॉपी? अब अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहीं पे थोड़ा बहुत संशोधन करेंगे हम लोग, है ना, हमको बार बार लिखना ना पड़े। आप समझो इधर, अगर CaCO3 का एक अणु होता तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते। सेम काम वही करना है ना। कुछ ऐसे कि एक डब्बा है, डब्बा मतलब एक डिब्बा है ना, पैकेट है, उसमें बहुत सारे लड्डू भरे हैं, पानी नहीं आएगा मुंह में। अब देखो यहाँ पे 6 लड्डू हैं, लड्डू, हर लड्डू का जो द्रव्यमान है मान लो 1 ग्राम है, मान लो 1 ग्राम है। तो कुल द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 6 है और एक का है कितना 1, तो ऐसे निकालेंगे कुल लड्डुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं, जैसे पेन खरीदते हैं, है ना। आप एक एक नियम जानते हो, एक एक नियम ही सब यहाँ पे कर रहे हैं। एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत कितने रुपए बताओ। सेम। अब यहाँ पर एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे हम लोग, और फिर जितना अणु है, अणु तो हम निकाल चुके हैं 2Na अणु, तो फिर 2Na अणु में कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे जैसे परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। सेम इसी प्रकार एक अणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, जितना अणु है उतने अणु में प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे, सेम एक नियम से। समझ में आ रही है बात? चलो आ जाओ। अब हम निकालने जा रहे हैं CaCO3 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हो भैया। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब जानते हो ना आप, 20-40 आपको सवाल में दिया भी जाएगा, लेकिन वहां में परमाणु भार दिया जाएगा। परमाणु क्रमांक की भी आवश्यकता पड़ेगी। कार्बन 6-12 होता है, ऑक्सीजन 8-16 होता है, ये पता है आपको, बड़ा बेसिक सा। और यहाँ पे आप ये भी जानते हो कि किसी उदासीन परमाणु की जब हम बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक जो होता है, ये जो नीचे लिखा जाता है, यही होता है प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन की बात कर रहे हैं लोग, है ना। और ये कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पे उदासीन ही है, तो यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वही हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर एक के लिए बराबर होगा तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। चलो हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करें एक अणु में। तो कैल्शियम, इसके कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 20, इसके कितने मिलेंगे 6, और इसके मिलेंगे कितने 8, जोड़ दो। तो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा 20 + 6
+8। इतना बात समझ में आ रही है। और यही क्या है, ये इतने ही प्रोटॉन भी होंगे। अभी अगली लाइन में हम सॉल्व कर देंगे उसको भी। इसको जोड़ लो आप, 8 से 14 हो गया, 8 से 14 और ये 3 हो गया, सही जोड़ा है। अब देखो यहाँ पे ये तो था एक अणु के लिए इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, 2n नहीं। अभी अणुओं की संख्या तो बदली नहीं, इतने ग्राम में इतने ही अणु होंगे, तो इतने का क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। देख रहे हो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली, कॉपी करो। फिर प्रोटॉनों की बात कर लो यहीं पे। अब भैया देखो हमने कह दिया ना, उदासीन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, चूंकि परमाणु क्रमांक जो होता है यही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। ये कॉपी कर लेना, फिर अगले वाले पार्ट में हम लोग प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या भी इतनी ही आएगी, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे ये भी इतना आएगा। यही है आंसर अपना, इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रोटॉनों के लिए। कर लो, प्रोटॉन भी कॉपी कर लो, पॉज करके कर लो कॉपी। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना तो जानते हो आप, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक होता है उदासीन परमाणु के लिए, जो परमाणु क्रमांक होता है वही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या। आयंस के लिए बदल जाता है, बात कर लेंगे। परमाणु क्रमांक में थोड़ा बताया जाता है, यही यहाँ भी कहीं बात कर लेंगे अगले वाले पार्ट में, है ना। अब यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन निकालना है अपने को, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, है ना, पता है आपको। तो ये 40 माइनस 20, इसके न्यूट्रॉन कितने मिल गए अपने को, 40 माइनस 20। इसके कितने, 12 माइनस 6, 16 माइनस 8। तो बाई संयोग से यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या भी सेम आ गई। बात समझ में आ रही है। कर लो कॉपी, पॉज करके कर लो कॉपी। किया, कर लिया, ओके, कर लिया ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके सेम आ गए थे, है ना। हो सकता है कहीं पे सेम ना आए। चलो एक छोटा सा और लास्ट उदाहरण कर लो, बस अपनी प्रैक्टिस के लिए। बाकी कॉन्सेप्ट मुझे जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। तो H2O को ले लो, पानी को ले लो, और अगला एग्जाम्पल ले लो आप। 18 दूना 36 होता है, 36 ग्राम पानी ले लो। 36 ग्राम पानी ले लिया आपने। आपको निकालना क्या है, कुल परमाणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या तो निकालनी ही पड़ेगी आपको, तभी कुल परमाणुओं की संख्या निकाल पाओगे। फिर क्या करो, हाइड्रोजन परमाणु की निकाल दो कुल, ऑक्सीजन परमाणु कुल निकाल दो, फिर कुल इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, फिर कुल प्रोटॉन्स निकाल दो, कुल न्यूट्रॉन्स निकाल दो। चलो पहला पार्ट निकाले हम लोग, अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। क्या, अणुओं की संख्या, क्योंकि वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोल के लिए क्या होगा, ये 36 ग्राम है बटा इसका अणुभार 18 होगा, इंटू Na, मतलब 2Na यहाँ भी आ गया। आप कहोगे बार बार लो, 18 54 ग्राम ले लो, बार बार 2 आ रहा था ना, ठीक है। चलो ज्यादा चेंज नहीं करते। ये मिल गया आपको कुल अणुओं की संख्या। अब निकाल रहे हो आप कुल परमाणु, ध्यान रखना ये अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं हमने। अब हम निकाल रहे हैं परमाणुओं की संख्या, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या। तो ये कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, कुल अणुओं की संख्या इंटू परमाणुकता, मतलब एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 1 3। तो n का वैल्यू आपने निकाला 3Na इंटू 3। अब जब एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, याद हो गया, तो डायरेक्ट ऐसे लिखना है ना। अगला पार्ट में क्या निकालोगे आप, हाइड्रोजन के परमाणु निकाल दो। हाइड्रोजन के कुल परमाणु निकाल दो। परमाणु बोले, कुल परमाणु बोले। हाइड्रोजन के कुल परमाणु के लिए क्या करोगे आप भैया, पहले कुल अणु आप निकाल चुके हो, 3Na। इतने ग्राम में H2O के कितने अणु मिले, 3Na। अब 3Na अणु मिल गया। अब अगर एक अणु होता H2O का, तो H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर H2O का एक अणु होता तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इतने अणु में कितना हो जाएगा,
बस। अगला पार्ट क्या, ऑक्सीजन के निकाल दो, ऑक्सीजन के कुल परमाणु। अब इतने अणु, अणु तो अभी भी सेम है ना, ये H2O के अणु है ये। अगर H2O का एक अणु होता, H2O का अगर एक अणु होता तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते? ये तो हाइड्रोजन के परमाणु थे, ऑक्सीजन के परमाणु एक ही होता, ऑक्सीजन का तो एक ही परमाणु होता ना, तो इतने अणु में कितने हो जाएंगे, एक का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अपने हाइड्रोजन के कुल परमाणु निकाल लिया, ऑक्सीजन का भी कुल परमाणु निकाल लिया, अब कुल इलेक्ट्रॉन, कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन निकालेंगे। उसके लिए आप कॉपी कर लो, यही भी करते हैं फिर। चलो हम लोग कुल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कुल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे आप, अणुओं की संख्या तो आपको पता है, इसमें क्या करो, एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल दो। तो अगर H2O का एक अणु होता तो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो आप, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो आप, बात समझ में आ रही है आप? तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1H1 होता है ना, 1H1 1H2 1H3 होता है, लेकिन एक ही माना जाता है, परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है। तो अब हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक एक हो गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे दो है तो दो इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई भैया, एक हाइड्रोजन होता तो एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लिए 8 16 होता है 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? तो ये तो था एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल अणु इतना है तो इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो गया तो 10 यहीं 30 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आपने निकालना है क्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या निकालना है। तो अणुओं की संख्या से तो भी मल्टीप्लाई होगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। एक चूंकि अब एक अणु में निकाल लें और फिर कुल अणुओं की संख्या का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो एक अणु में कितने प्रोटॉन्स हैं, अब ये भी देखो आप, उदासीन ही तो है यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। अब अगले वाले पार्ट में क्या निकालोगे आप, कुल न्यूट्रॉन्स निकाल दो। इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, ध्यान से निकालना है कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या निकालना है आपको, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, मिस्टेक मत करना। हाइड्रोजन के वो समस्थानिक होते हैं 1H1 1H2 1H3, लेकिन नॉर्मली बात तो हम हाइड्रोजन का परमाणु भार एक ही लेते हैं, परमाणु क्रमांक एक ही लेते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको पता है ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना H2 की बात नहीं कर रहे हैं, उसका तो चूंकि अब ये अणु हो गया तो इसका तो अणु भार तो हो जाएगा। हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक दोनों एक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0, आपको याद भी होगा। परमाणु भार क्रमांक एक ही लेते हैं तो 1 - 1 0। तो ये 3Na का तो मल्टीप्लाई होगा, ये है कुल अणुओं की संख्या। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0+, हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स तो 0 हैं। अब ऑक्सीजन के लिए 8 16 16 - 8, ये 8 ही होगा, तो ये कितना हो गया, 8 3 24। कर लो मम्मी। तो इस वाले पार्ट में यहीं तक है ना, हम अगले पार्ट में देखेंगे इससे संबंधित और सवाल, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।